Hello students, welcome to Vijay Educational Institute. This side Jayant Modak sir, faculty of CSET. आज जो आप वीडियो देख रहे हैं इस पर हम लोग CSET पे जो सवाल जनरली पूछा जाता है उस पर बात करेंगे। सो मैथ्स और रीजनिंग के सवाल होंगे। बहुत लोगों का होता है कि सर मैथ्स से बहुत डर लगता है, रीजनिंग तो एकदम नया सा पेपर है, कैसे बनाए नहीं बनाए समझ में ही नहीं आता है। मैथ्स से तो स्कूल से डर लग रहा है सर, यही एक कारण है कि सर 11th-12th में हमने मैथ्स छोड़ ही दिया 10th के बाद से, ठीक है। और अभी फिर से सर CSET में मैथ्स आ गया, कैसे करे क्या नहीं करे। डरने का नहीं है, जैन सर हैं अभी, और जब तक हैं तब तक मैथ्स और रीडिंग से तो डरने का ही नहीं। CSET आपका बहुत अच्छा जाएगा। बस दो बात है कि क्लासेस को ध्यान से सुनिएगा, कभी भी कोई डाउट्स हो निसंदेह पूछिएगा, ठीक है। अब हम आपको सवाल दिखाते हैं, उसको बनाने का अप्रोच दिखाते हैं कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कहाँ से आप टाइम बचा सकते हो, सवाल आपसे क्या लैंग्वेज में पूछ रहा है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सब पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो पहला सवाल हम आपको दिए हैं, ए पर्सन सोल्ड ए प्रोडक्ट for ₹1200 and got 20% loss. If he needs to get 30% profit, then the price at which he need to sell it. ये तो अंग्रेजी में लिख दिया है। अब हिंदी में सवाल को समझो कि सवाल एक्चुअली क्या रहा है। मैथ्स से प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स का लैंग्वेज खराब है। वो क्या बोलता है सर समझ में नहीं आता है। सर सवाल समझ में आ गया तो इक्वेशन नहीं बनता है। सर इक्वेशन अगर बन गया तब तो सवाल सॉल्व है, ठीक है। देखो एक आदमी है, वो एक सामान को बेचा है 1200 में, और 1200 में तो बेच दिया एंड भाई साहब को लॉस हो गया 20% का। अब चाहता है कि उससे 30% का प्रॉफिट हो तो सामान को कितने में बेचेगा। देखो फॉर्मूला से अगर बनाएंगे तो सीपी निकालना पड़ेगा, एग्जाम में उतना समय है ही नहीं। और सीपी क्यों निकालना है हमें, जब हमसे सीपी पूछा ही नहीं है तो हम सीपी निकालेंगे भी नहीं। हाँ अगर मुझसे सीपी पूछा होता हम सीपी जरूर निकालते। देखो 1200 में बेचा, 20% का लॉस हो गया। एक बात हमेशा याद रखना कि सीपी इक्वल टू 100 ऑलवेज। जो सीपी दिया हुआ रहेगा वो 100 के बराबर होगा। 100 से जितना अधिक पर बेचेगा, जितना अधिक परसेंट प्रॉफिट पर बेचेगा वो 100 में ऐड होगा, और जितना परसेंट का लॉस होगा इसको उसको हम 100 में माइनस करेंगे। अगर मान लेते हैं कि भैया 10% का प्रॉफिट पे बेचा हो तो हमको वैल्यू दिया हुआ 110 का। सर बोल रहा है बेचा है और इसको जो है 40% का लॉस हो गया है, तो 100 से 40 माइनस कर लेना, मतलब 60 का वैल्यू दिया हुआ है। बस बात यही है, और इतना ही समझ के बनाना। 1200 में बेचा, 20% का लॉस हो गया, मतलब हमको वैल्यू कितना का दिया हुआ है सर 80 का वैल्यू हमको पता है कि 80 इक्वल टू 1200। अब पूछता है इफ यू नीड टू सेल इट इन टू गेट 30% प्रॉफिट देन द प्राइस एट विच यू नीड टू सेल इट। अब 30% का प्रॉफिट चाहिए तो कितना में बेचेगा, मतलब है कि सर आपसे 130 का वैल्यू पूछा है, 130 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कोई फॉर्मूला नहीं लगा सर, बस ये स्ट्रक्चर समझ जाओ, आधा से ज्यादा मैथ इसी पे खत्म हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू जो इसके साथ अपोजिट में वो डिनोमिनेटर बनेगा, और जो बचा दैट इज 130 एंड 1200 ये न्यूमरेटर बनेगा। इधर आया 130, यहां आया 1010 खत्म। 8 से काटे 120 को तो 15 टाइम्स, 15 इंटू 13 होता है 195। एक जीरो यहाँ पर छूटा तो एक जीरो यहाँ पर रहेगा, दैट इज 1950। कहीं है ऑप्शन में? हाँ सर, मतलब 1950 में अगर वो आर्टिकल को बेचे तो उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो सर उसे प्रॉफिट होगा 30% का। कहाँ सर हम फॉर्मूला लगाएं सर कि CP इक्वल टू दिस एंड अगेन SP इक्वल टू दिस। फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, क्यों लगाना हमें, फॉर्मूला ही तो याद नहीं होता था सर बचपन में, और इसी के लिए तो मार खा रहे थे, इसी के कारण तो पेपर छोड़ रहे थे। नहीं छोड़ेंगे, हम बनाएंगे, हम सिखाएंगे अप्रोचेस आपको।
टेंशन मत लो। देखो, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 40%. By how much percent should there be a reduction in the consumption so that the expenditure remains the same? अब देखो, ये तो प्योर मिडिल क्लास फैमिली का सवाल है। क्यों बोले मिडिल क्लास फैमिली का? क्योंकि हमारे सपने होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि शुगर का रेट 40% बढ़ गया है, तो उसका कंजप्शन को कितना परसेंट घटा दे कि उसका एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज ना हो। क्यों ऐसा? क्योंकि सर हमारा इनकम फिक्स, हमारा बजट भी फिक्स। अगर रेट बढ़ा है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो उसको खाना छोड़ दें या तो उसका कंजप्शन कम कर दें। तो यहाँ खाना जीरो नहीं करवाता है, बस कंजप्शन घटा देता है। अब देखो, शुगर पे क्या ही समझो, तुम लोग का सबसे फेवरेट जहां तक हमको पता चला आलू पिटिका सबका फेवरेट है यहाँ पर, तो आलू पिटिका पे बात करते हैं। आलू का अगर रेट बढ़ गया ना सर, तो पिटिका कम ही खाएंगे हम। क्यों कम खाएंगे सर? ज्यादा खाएंगे, 2 बार मांगे, एक बार मम्मी बाय डिफॉल्ट दी, दूसरा बार मांग लिए, तीसरा बार अगर मांगे और पापा वहीं है तो फिर पापा डायलॉग चिपका देंगे, खा लो फ्री में खा लो बाप का होटल में, कमाना धमाना है नहीं, ईगो हट हो जाएगा, छोड़ छाड़ के उठ जाएंगे। यही जब रेट घट जाता तब क्या करते हैं? तो सब पिटिका तो छोड़िए सर, आलू भाजी भी बन रहा है सर घर पे, सर चिप्स भी बन रहा है। पापा भी आगे बोल रहे हैं, अच्छा उस बार डांट दिए थे बेटा, बुरा मत मानो, खा लो। क्यों सर? क्योंकि सर हमारा बजट फिक्स है। जब रेट बढ़ रहा होता है कंजप्शन घटा लो, और जब रेट घट रहा हो तो कंजप्शन बढ़ा लो। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना चाहिए। चाहे रेट बढ़ा है या घटा है, कुछ बातें कॉमन है, ध्यान देना। सर कितना परसेंट घटा या बढ़ा है? तो सर 40%। तो यहां लिखना 40, यहां बाय देके यहां इंटू 100 कर लो। अगर ये इंक्रीज्ड है, अगर ये इंक्रीज वैल्यू है तो 100 में 40 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 140। यही अगर इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर दे तो यहां पर जो 40 के ऐड किए हो 100 में, यहां का स्ट्रक्चर ठीक होगा सर, 40 इंटू 100, यहां 140 की जगह यहां हो जाएगा 60। बस 20 से काट ले तो 2 टाइम्स, 20 से काट ले तो 7 टाइम्स, दैट इज 200/7। इतना परसेंट का कंजप्शन आपको घटाना होगा। तो 200/7 तो दिया नहीं है, तो डिवाइड कर लो। 14 टू जा 7 टू जा 14, बचा कितना? 6060, यहाँ बनेगा 8, बचा ये, दैट इज 28.5%। अगर वो अपना एक्सपेंडिचर को, कंजप्शन को घटा ले तो उसका एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज नहीं करने वाला है। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछना। अभी जो हम बोले चलो उसको भी बता ही देते हैं, ठीक है, नहीं तो बोलेगा सर बताएं, थ्योरी समझ में नहीं आया। यहां पर क्या होना चाहिए? अगर यहां पर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली है कि सर कंजम्पशन शुड बी, यहां पर इंक्रीज कर लो कि सर इंक्रीज इन कंजप्शन, ठीक है। तब क्या होगा सर? यहाँ 40, यहाँ 100 और यहाँ 60, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स, दैट इज 200/3, कितना आएगा? 66.7%। मतलब अगर शुगर का प्राइस जो है वो 40% डिक्रीज कर जाए तो एक फैमिली अगर अपना कंजप्शन को 66.6% अगर इंक्रीज कर ले तो उसका एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बातें यहां तक क्लियर है? चलो फिर आगे चलते हैं। देखो हम आपके लिए स्क्रीन भी छोड़ दे रहे कि आप आराम से फोटो वगैरह लेते रहना अपना। कहता है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 20% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, देखो क्या हुआ है। देखो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला एक होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई x प्लस वाई प्लस
एक्स वाई बाई 100। यहाँ प्लस तब यूज करेंगे जब इंक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो माइनस यूज करेंगे। फाइनल आंसर पर अगर प्लस आया है तो एरिया इंक्रीज हुआ है, और फाइनल आंसर पर अगर माइनस आया तो एरिया डिक्रीज हुआ है। देखो यहाँ रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 20% रिड्यूस हुआ, मतलब -20। ब्रेथ जो है वो 10% इंक्रीज हुआ, मतलब +10। एक भी माइनस तो यहां पर माइनस, तो 20 इंटू 10/100, 0 0 खत्म। यहाँ -20, यहाँ -2, तो -22 प्लस 10 मतलब -12। -12% का मतलब क्या हो गया सर? 12% डिक्रीज। यहां पर होना चाहिए ये कि सर एरिया जो है वो 12% डिक्रीज कर जाएगा। कब? जब इसके लेंथ को हम 20% डिक्रीज कर दे और लेंथ को 10% इंक्रीज कर दे। चलो आगे चलते हैं। क्या दिया है? द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 38। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? देखो 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, ना तो इवन बोला है ना तो ऑड बोला है। क्या है? 38 है। तो अब जब 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है कि सर नंबर के बीच में जो गैप है वो होगा 1 का, ठीक है। तो 5 नंबर है और उसका एवरेज दिया है 38, तो एक नंबर तो 38 होगा। तो जब 5 में से एक नंबर निकल गया तो बचा 4 नंबर। 4 को हम 2 इक्वल भाग में बांट देते हैं कि सर इससे 2 नंबर बड़ा होगा और इससे 2 नंबर छोटा होगा। नंबर कैसा है सर? कंसेक्यूटिव है। तो 38 से बड़ा है सर 39, 39 से बड़ा है सर 40, 38 से 8 से बड़ा छोटा है 37, एंड इससे छोटा है 36। देखो सारा नंबर कंसेक्यूटिव है कि सर 36 के बाद 37, 37 के बाद 38, 38 के बाद 39, 39 के बाद 40, ठीक है। अब कहता है लार्जेस्ट ऑफ दिस 5 नंबर। लार्जेस्ट क्या दिख रहा है सर हमको? 40। कहीं है ऑप्शन में 40? यस सर 40। अब यहां पर 2 चीज समझना, ठीक है। पहले इसका फोटो ले लो क्योंकि इरेज करेंगे, कुछ बताएंगे। चलो सीरीज याद रखना, तुम चाहो तो इसको और तरीके से बना सकते हो, बनाना मत। कंसेक्यूटिव नंबर का जो सीरीज होता है ना सर, वो होता है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 एंड so on and so on। कंसेक्यूटिव इवन और ऑड दोनों का सीरीज सेम होता है। वो क्या होता है? तो सर होता है वो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका तो पहले फोटो ले लो, क्योंकि इवन में तो भाई लोग ठीक बोल देते हैं सर x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। ऑड में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं सर, वहां बोलते हैं x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7। नहीं, दोनों का सीरीज सेम है। अब क्या सर इस फॉर्मूला से नहीं बना सकते थे? बना सकते सर, टाइम टेकिंग है। तो सर एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर एंड पांचवा नंबर। एवरेज का फॉर्मूला तो एक ही है सर कि सर सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा इज इक्वल टू एवरेज। यही है। तुम चाहो तो इस पे बना लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 1 2 3 4 5, 5x, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 38। हम चाहे तो यहाँ से 5 कॉमन ले ले, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 2। यहाँ क्या बचेगा सर? 38। अगर उधर गया x तो क्या बचेगा सर? 36। जब 36 आपको मिल गया है x का वैल्यू, तो सर x प्लस 4 ही सबसे बड़ा नंबर है। तो x प्लस 4 मतलब क्या? 36 प्लस 4 इक्वल टू 40। वहां पर भी सर आंसर 40 था। इसमें क्या है ना सर, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा।
बस। और इसमें क्या होगा, अगर इवन ऑड का सीरीज देगा तब आप गड़बड़ाओगे। इसलिए इन सब चीज़ों को, जो बच्चे वाली चीज़ें हैं, इनको अब हम लोग कंपटीशन में अवॉइड करेंगे। ठीक है, प्रोसेस गलत नहीं है सर, प्रोसेस एकदम परफेक्टली सही है। देखो इसके बाद वाला सवाल और अच्छा है, क्या रखे है देखो ना, कहता है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 44। अच्छा, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है और उसका एवरेज है 44, वो खुद भी एक इवन नंबर है, तो मतलब सर हमको 5 में से एक नंबर मिल गया 44, बचा है सर 4 नंबर। और 4 नंबर कैसा होना चाहिए सर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो 2 इससे बड़ा इवन नंबर होगा, 2 इससे छोटा इवन नंबर होगा। 44 के बाद का इवन नंबर होता है 46, इसके बाद का इवन नंबर होता है 48, इससे पहले का नंबर होता है सर 42, इससे पहले का नंबर होता है 40। हो गया, सारा नंबर मिल गया। कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन द सीरीज। क्या है सर इस सीरीज का सबसे लार्जेस्ट नंबर, तो सर 48। कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर सी में। तो क्या सर यहाँ पर x, x+2, x+4, x+6, x+8 मान के नहीं बना सकते थे हम? एकदम बना सकते थे सर, क्यों नहीं बनाएंगे, एकदम बनेगा, बनेगा। आप बनाना, देखना आंसर सेम आएगा, बस उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, आपका खुद का ही नुकसान है। ठीक है, देखो क्या दिया है, ₹6,300 इज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी इन द रेशियो 1/2:1:3/5, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। देखो इन्हीं सब सवालों से हमें लगता है कि कोई फेस्टिवल आ गया है, दिवाली आ गया है। 6,300 को डिवाइड किया गया ए, बी एंड सी में, किस रेशियो में सर, 1/2, 1 एंड 3/5। अगर ये वैल्यू नहीं दे करके ना सर कुछ और वैल्यू दे देता कि सर ए, बी और सी में डिवाइड हो गया है ये वैल्यू, ठीक है सर, 2, 3, 4, ठीक है, तब तो सवाल आसान हो जाता सर कि सर 2 + 3 5, 5 + 4 9 = 63। अब जिसका वैल्यू पूछेगा वो निकाल। लेकिन यहाँ पर तो सर क्या है ना, वैल्यू फ्रैक्शन में और एक होल नंबर पे है। तब एक काम करो, फ्रैक्शन वैल्यू का एलसीएम ले लो। तो 2 और 5 का एलसीएम होता है सर 10, सबको 10 से मल्टीप्लाई करो। अरे एक को देंगे तब ना खराब लगेगा, हम सबको बांट देंगे। ये क्या बना सर 5, ये क्या है सर 10, इसको काट लो, कितना हो रहा है सर 6। अब देखो ये सारा होल नंबर पे आ गया, मतलब सवाल इसी फॉर्मेट पे शिफ्ट कर गया। तो कितना है 5 + 10 15, 15 + 6 21। अब ये 21 = 6300। अब इसको जो पूछना है पूछने दो। क्या पूछा है सर, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर कितना है, तो बी का शेयर है 10, 10 = क्वेश्चन मार्क। हम क्या बोले, मेरा आधा से ज्यादा मैथ्स इसी में कंप्लीट करवाएंगे। क्वेश्चन मार्क = 6300 × 10। 1 का भी वैल्यू मत निकालो सर, डायरेक्ट जिसका बोला वो निकालो। 3 टाइम्स 0 छोड़ा 3000, कहाँ है सर, ऑप्शन सी में। अब मान लेते यहाँ पे सवाल रहता कि ए और सी को मिलाकर बी से कितना अधिक मिला, तो ऐसा नहीं है ए बी सी अलग निकालेंगे, यही देखेंगे ए और सी को मिला है तो हुआ है 11, बी को मिला है 10, दोनों का बीच में डिफरेंस 1, तो 1 = क्वेश्चन मार्क। पूछता सर ए का शेयर क्या होगा, तो अब डायरेक्ट ये तो ये डेटा फिक्स हो गया ना सर कि 21 = 6300। अब ए का वैल्यू पूछता तो 5 = क्वेश्चन मार्क, सी का वैल्यू पूछता तो आप लिखते हैं 6 = क्वेश्चन मार्क। अब अगर ये सवाल होता है कि ए और बी को मिला करके सी से कितना अधिक मिला, तो ए और बी मिला है तो 15 और 15 से 6 गया तो 9, दैट इज 9 = क्वेश्चन मार्क। आप निकाल लेते हैं और आपका आंसर इजीली आ जाता है सर। बस समझो कि इतना ही इजी है मैथ्स का पेपर, जितना इजीली हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इतने ही इजी वे से हम लोग बनाएंगे। देखो कहता है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 6:11 एंड देयर डिफरेंस इज 65, व्हाट विल बी द स्मॉलर नंबर अमंग दिस। देखो कोई एक्स वैक्स नहीं मानते, दो नंबर
दिया हुआ है रेशियो 6:11। अरे इनका डिफरेंस दिया है 65, तो हमको यहाँ डिफरेंस दिख रहा है सर 5 का, तो 5 इक्वल टू हो गया आपका 65। क्या पूछा है? स्मॉलर नंबर सर 6 है, तो 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्यों एक्स वाई जेड लेकर के बनाना है हमको? नहीं बनाएंगे, जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो 65 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई 5, 5 से काटे तो 13 टाइम्स, 13 इंटू 6 78। कहीं है सर ऑप्शन में? हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी पे बैठा हुआ है मेरे पास 78। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं है सर। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो, 3 years ago the ratio of age of father to his son was 8:3. After 4 years their age will be 11:5. What is the present age of the father? Very good. 3 साल पहले फादर और उसके सन का एज का रेशियो 3 साल पहले है ना, तो f-3 और s-3 क्या दिया हुआ है रेशियो? 8:3। तो ये बना 8x, ये बना 3x। ये एज है, रेशियो दिया था 8:3। अब तुमको कोई एक कांस्टेंट लेके चलना होगा। आफ्टर 4 ईयर, तो पहले तो प्रेजेंट लाओ। प्रेजेंट में क्या होगा सर? 8x प्लस 3 और s0 कितना होगा सर? 3x प्लस 3। 4 साल बाद, तो 4 साल बाद एज क्या होगा पहले वो देखो। 8x प्लस 3 प्लस 4 मतलब 8x प्लस 7 और s प्लस 4 क्या होगा सर? 3x प्लस 3 प्लस 4 मतलब 3x प्लस 7। यही इसी का रेशियो हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि सर 8x प्लस 7 बाई 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 11:5 मतलब 11/5। 5 8 जा 40x प्लस यहाँ हो गया 35, इधर हो जाएगा 33x, यहाँ हो जाएगा 77। ये 33 इधर आएगा तो बनेगा ये 7x, ये 35 उधर जाएगा तो बनेगा ये 42। 7 से काट ले तो 6 टाइम। अब जब x का वैल्यू आ गया है 6, अब जो क्वेश्चन का डिमांड है वहां पुट कर दो। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर? फादर मतलब f0 में पुट करना है, तो 8 इंटू 6 48, 48 प्लस 3 सर 51। कहीं है सर? हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी में है। दैट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 51 ईयर्स। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। देखो क्या दिया है? A 335 meter long train crosses a pillar in 18 seconds. Find the speed of the train in kilometer per hour. देखो, ट्रेन जब किसी ट्री, किसी पिलर, किसी पोल या किसी मैन वोमेन को पार करती है, तो ट्रेन जो है वो अपने ही लेंथ को पार करेगी। लेकिन यही ट्रेन अगर किसी ब्रिज को, किसी टनल को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो इनके लेंथ के साथ हम ट्रेन के लेंथ को ऐड कर देंगे। ये पहला कंसेप्ट समझो। दूसरा कंसेप्ट समझो कि सर जब हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। वही अगर हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। अभी देखो सवाल समझो कि 335 मीटर लॉन्ग ट्रेन किसको पार कर रही है? तो सर पिलर को। अगर वो पिलर को पार कर रही है तो इसका मतलब खुद के लेंथ को पार कर रही है। अब देखो मीटर दिया है, सेकंड दिया है, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है सर? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? तो सर 335। टाइम कितना है?
18। ये तो आ गया सर मीटर पर सेकंड में, लेकिन वैल्यू तो पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें, 18/5 से। तो अब जो वैल्यू आएगा वो किलोमीटर पर आवर में होगा, जो आपका एग्जामिनर का डिमांड है। 18 खत्म, 5 से काटे तो 5 6 जा 30, 3 5 35, तो 5 7 जा 35, स्पीड क्या हो गया 67 किलोमीटर पर आवर। कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर डी में मेरे पास अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर डी इज 67 किलोमीटर पर आवर। चलो आगे चलते हैं। क्या दिए हैं सवाल हम आपको, कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ 5/33, 25/11, 20/55 एंड 15/77। देखो जब एलसीएम निकालना हो ना फ्रैक्शन वैल्यू का, तब एलसीएम आप निकालोगे कैसे, तो आप निकालोगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ नंबर क्या क्या है, एलसीएम किसका किसका लेना, न्यूमरेटर कौन है, तो सर 5 है, 25 है, 20 है एंड 15 है। ठीक है, लेंगे इसका एलसीएम। एचसीएफ किसका किसका लेना है, तो सर एचसीएफ लेना है सर हमको 33 का, 11 का, 55 का एंड 77 का। एलसीएम का मतलब होता है वो सबसे छोटा वैल्यू जो इन सबके टेबल में फर्स्ट टाइम कॉमन हो जाए। एचसीएफ का मतलब होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे। तो पहले इसका एलसीएम लेते हैं हम, एचसीएफ तो निकल जाएगा इजीली। तो सर 5 नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, 20 एंड 25। 5 के टेबल में सारा नंबर आता है तो 5 का काम खत्म। अब 15, 20 एंड 25 कोई किसी का टेबल में नहीं आता है। तो सर अगर इन दोनों की बात करें तो हाईएस्ट नंबर 5 है जो दोनों को डिवाइड करता है, इसको 3 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स, ये 25 यहाँ रहने दो। तो 12, 12 5 जा 60, लेकिन सर 5 हमको यहाँ भी दिख रहा है, तो सर 5 पहले कॉमन ले ले, तो यहाँ बचा सर 12 और यहाँ बचा सर 5। 12 5 जा 60, 60 इंटू 5 300, तो एलसीएम बना सर 300। एचसीएफ सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे, 11 से सारा का सारा वैल्यू कट जाएगा सर, तो क्या बनेगा एचसीएफ, तो सर मेरा एचसीएफ बनेगा 11। तो कहीं पर है सर 300/11, यस सर, ऑप्शन नंबर ए में ही आपको बुला रहा है कि हमको टिक करके चले जाओ। तो क्या बनेगा आपका आंसर 300/11, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे चलते हैं। देखो अब थोड़ा सा रीजनिंग का भी सवाल हो जाए, एकदम नया पेपर, नया चीज, नया कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। देखो इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एक वर्ड दिया इज रिटन एज दिस, हाउ दिस विल बी रिटन इन दैट कोड। हम वर्ड को पढ़े भी नहीं, क्यों नहीं पढ़े, मेरा मन नहीं किया। मन क्यों नहीं किया, क्योंकि मन नहीं किया। हम क्यों पढ़ेंगे सर वर्ड को, वर्ड मे बी मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। इस वर्ड को ऐसे लिखा है, मतलब अब आपको पैटर्न खोजना है, जो एग्जामिनर पैटर्न लगाया है उस पैटर्न को खोजना होता है कोडिंग डिकोडिंग में। जो पैटर्न एग्जामिनर लगा है, जब वो पैटर्न आपको मिल जाता है, सेम पैटर्न आपको लगाना है। कोडिंग डिकोडिंग तो सबसे अच्छा सवाल है सर, वहां पे एग्जामिनर हिंट किया हुआ है। तो आप एक काम करो, फिर से एक बार वर्ड को लिखो। क्या लिखा है, RUSTICATE। अब देखना एग्जामिनर कभी कभी आपसे पूरा मेहनत करवाएगा इसमें, और कभी कभी आपसे मेहनत भी नहीं कराएगा, हेल्प भी करेगा। TTUIDBSD पूछा किसका है, STATISTIC। ठीक है, अच्छा कोड जो पूछा था वो कितने वर्ड का कितना अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ कितने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस सर, यहाँ भी 9 वर्ड, यहाँ भी 9 वर्ड, मतलब सही है।
मतलब ऊपर नीचे नहीं किया है। अब चलो ऑप्शन एक चीज देखो कि सर RSBU 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 सब में कॉमन है, मतलब इस 4 पे हम कोई अब डिस्कशन नहीं करेंगे। पहले तो यहाँ पैटर्न निकालेंगे हम, ऐसा नहीं कि पैटर्न नहीं निकालेंगे, पैटर्न निकालेंगे, लेकिन ये 4 हमको हेल्प कर दिया एग्जामिनर। देखो हमको दिख रहा था जिस समय हम लिख रहे थे आई के लिए आई रखा है, और देखो कोई गैपिंग जो है ना बराबर रखे हैं कि एक अल्फाबेट के नीचे में एक ही अल्फाबेट रखे हैं। आप भी करना, इससे फायदा क्या होता है ना, जब आप लिख रहे होते हो कोड और डिकोड, अरे ABCD में 2600 अल्फाबेट है, या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड आएगा या तो फिर अपोजिट होगा, इतना ही चलता है। तो R और Q में हम देख रहे हैं R से एक अल्फाबेट पीछे है, हाँ ये भी एक अल्फाबेट पीछे है। S के बाद होता है T, एक अल्फाबेट आगे है, ये भी एक अल्फाबेट आगे है। C के बाद D, ये तो एज इट इज है, C के बाद D +1, A के बाद B +1, T से पहले S -1, ये भी -1। तो देखो इस पे तो हम कोई डिस्कस करेंगे ही नहीं, क्योंकि RSBU 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 ऑप्शन में ही दिया हुआ है, तो फिर इस पर कोई डिस्कस नहीं करेंगे। आई के लिए आई दिया हुआ है, मतलब ये ऑप्शन से एलिमिनेट, क्योंकि जे दिया हुआ है। रीजनिंग का खूबसूरती ही यही है, ठीक है। अब क्या बचा है सर, +1। देखो C के बाद D +1, तो S के बाद होता है सर T, तो T तो सर यहां नहीं है, मतलब ये भी खत्म। अब देखो TU खत्म, TU खत्म, B भी खत्म, एग्जामिनर हेल्प कर रहे हैं, या तो H या तो M। क्या है सर, यहां पर माइनस है, तो माइनस I से पहले क्या होता है, H होता है या M होता है, तो बोलेगा सर H होता है सर। तो अब तो मेरे पास आंसर आ गया है सर कि सर M तो होगा नहीं, H वाला ही बना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। देखो रीजनिंग में बहुत हेल्प मिलेगा आपको, बहुत बहुत बहुत। क्यों हम सॉल्व करें सर, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, हम यही एनर्जी यही समय किसी और सवाल में लगाएंगे। हम इसीलिए बोले अप्रोच मैटर करता है। देखो राहुल मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। अब साउथ किधर है सर, अरे आप लोग सिविल सर्विस के एस्पायरेंट हो, सर नॉर्थ, सर साउथ, सर ईस्ट, सर वेस्ट, यही बस है सर। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, खत्म। अगर क्लॉकवाइज चले हम, किसी का भी क्लॉकवाइज चले तो हमको राइट मिलेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दे तो हमको लेफ्ट मिलेगा। कहानी खत्म है। राहुल कहाँ चल रहा है, साउथ के तरफ 5 किलोमीटर, तो ये राहुल का स्टार्टिंग पॉइंट किधर गया, साउथ के तरफ 5 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न लिया और मूव किया 5 किलोमीटर। अब लेफ्ट टर्न लेगा तो किधर जाएगा, तो सर लेफ्ट टर्न लेगा तो ईस्ट की तरफ जाएगा, ये भी गया 5 किलोमीटर, ठीक है। देन अगेन इट टेक ए लेफ्ट टर्न मूव 10 मीटर। अब लेफ्ट टर्न लेगा तो अब नॉर्थ की तरफ जाएगा, इधर गया 10 किलोमीटर। अब फिर कहता है कि फिर जो है टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा है और 5 मीटर, अरे तो ये 5 तो ये भी 5, ठीक है। कहता है इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट तो ये है, यहां से किस डायरेक्शन में है सर, तो यहां से ये जो एरो हमको दिख रहा है अभी तो यहां है, यहीं पर है, तो ये कौन सा डायरेक्शन को दिखाता है, तो सर ये दिखाता है नॉर्थ डायरेक्शन को। ये पूछता है कि इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है, तो वो भी हम निकाल देते हैं कि सर ये 5 तो ये भी 5, ये 10 तो ये भी 10, लेकिन सर यहां तक तो 5 है, तो ये भी कितना होगा, जो बचा ये 5 है। यही है कहानी। यहां से क्या पूछता है, 3 सवाल बनता है सर, या तो डिस्टेंस पूछेगा या तो डायरेक्शन पूछेगा, या डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों मिला करके आपसे पूछेगा, ठीक है। चलो धीरे धीरे हम लोग खत्म की तरफ ही चल रहे हैं। क्या दिया है, मोहन इज टॉलर देन रोहन, बहुत अच्छी बात है। मोहन भैया किससे बड़े हैं, रोहन से। देखो हम एक एक अल्फाबेट लिख रहे हैं, क्योंकि और अगर
कॉमन नेम आएगा, कॉमन अल्फाबेट आएगा तो फिर सोचेंगे। आगे में क्या दिया है, मोहन इज टॉलर देन रोहन बट शॉर्टर देन फरहान। मोहन भैया रोहन से छोटे हैं लेकिन फरहान से नहीं, रोहन से लंबे लेकिन फरहान से छोटे हैं, ठीक है। कनन इज शॉर्टर देन मोहन, कनन किससे शॉर्टर है, मोहन से, ठीक है। बट टॉलर देन रोहन, वेरी गुड, रोहन से टॉलर है। शंकर इज टॉलर देन, शंकर इज टॉलर देन किससे, रोहन एंड फरहान। यहां पर एक गलती करोगे, रोहन एंड फरहान एक साथ मत लिखना, यहां फरहान भी कर लेना, रोहन भी कर लेना, क्योंकि इस डेटा में हमको ये नहीं पता है कि रोहन बड़ा है, लंबा है या फिर फरहान लंबा है। हालांकि इधर देखो तो पता चल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर आएगा, इसलिए यहां करेक्शन करके चलना। अब देखो कि कहीं से आप शुरू कर लो, खाली कॉमन मिलना चाहिए कुछ एक नाम। हमको दिख रहा है सर मोहन, हमको कॉमन दिख रहा है एम, तो एम से नीचे में है आर, लेकिन आर से ऊपर है के, तो हम यहां पर सर लिख सकते हैं एम के आर, दैट इज मोहन, कन्नन एंड रोहन, ठीक है। और मोहन से ऊपर है फरहान सर, और फरहान और रोहन दोनों से लंबे हैं शंकर जी। लो, कहता हु इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट कौन है, शंकर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सीक्वेंस का सवाल था सर, ऑर्डर एंड सीक्वेंस का सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल था। चलो आगे चलते हैं, क्या दिया है देखते हैं। बहुत खूबसूरत सवाल, कहता है इफ 6 हैशटैग 8 इक्वल टू 10 एंड 5 हैशटैग 12 इक्वल टू 13 देन 9 हैशटैग 40 इक्वल टू। ये कैसे संभव है, ये ऐसे संभव है कि सर 6 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करो, जो वैल्यू आया दोनों को जोड़ करके अंडर रूट ले लो। कहने का मतलब है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का अंडर स्क्वायर 64, दोनों को जोड़े तो 100, और 100 किसका स्क्वायर रूट, तो सर 10 का। सर ये फॉर्मूला तब तो यहाँ भी बैठना चाहिए, हाँ एकदम बैठेगा। 5 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ करके इसका अंडर रूट लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, अंडर रूट लेते तो 169, और 169 किसका अंडर रूट, 13 का, वेरी गुड। अब यहां पर क्या करना है, तो यहां भी सेम फॉर्मूला है सर, 9 का स्क्वायर कर लो, 40 का स्क्वायर कर लो, दोनों को जोड़ लो, अंडर रूट ले लो, ये होता है 81, ये होता है 1600, दोनों का अंडर रूट लेंगे जोड़ के, 1681 किसका है, तो सर ये अंडर रूट है 41 का। कहां पर है, तो सर ऑप्शन नंबर सी में मेरे पास 41 अवेलेबल है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर बनने वाला है। देखो, इन अ रो ऑफ कार्स, रेड कार इज 14 फ्रॉम लेफ्ट एंड 23rd फ्रॉम राइट, हाउ मेनी कार्स आर इन द रो। देखो, एक ही चीज का, एक ही पर्सन का जब रैंक लेफ्ट और राइट से दिया हुआ हो, तो दुनिया का सबसे आसान सवाल है वहां टोटल निकालना। वहां टोटल इक्वल टू क्या होता है, टोटल इक्वल टू होता है रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंक फ्रॉम राइट -1। कभी कभी आपको राइट लेफ्ट का जगह टॉप बॉटम भी दिखेगा, फॉर्मूला सेम लगा दीजिएगा, खाली लेफ्ट का जगह टॉप, राइट का जगह बॉटम कर लीजिएगा। देखो, लेफ्ट से हमको रैंक पता है 14, ठीक है, राइट से हमको रैंक पता है सर 23, करना है हमको -1, हमको मिल जाएगा क्या, टोटल पूछा है, टोटल निकल जाएगा। कितना है, 4 + 2 7, 7 से 1 गया तो 6, 2 + 1 3। कितना सारा कार्स है सर रो में, तो सर 36 है, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग का बेहतरीन सवाल था सर। चलो फिर आगे चले, देखो आगे क्या दिया है आपको,
लास्ट क्वेश्चन है, एनालॉजी का ही है। देखो क्या दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव 36:27, इसका मतलब होता है 36/27, ये 4 डॉट्स का मतलब होता है इक्वल टू 196 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 196 इंटू 27/36। 9 से काट ले सर 4 टाइम्स, 9 से काट ले सर 3 टाइम्स, 4 से काट ले 4 4 जा 16, बचा 3 6 36, 4 9 जा 36, यहाँ कर ले अगर हम तो 7 बचा 2 एंड 147 जा। ये तो आंसर में है ही नहीं, अब क्या करें, हम तो बना दिए पूरा लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है जा। अब क्या करें, अब रिलेशन खोजना होगा। ये आप लोग करोगे इसी के लिए कि ये करना ही नहीं था। अभी नंबर को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, 36 है, 27 है, 196 एंड क्वेश्चन मार्क है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये 6 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 14 का स्क्वायर है, ये क्या होगा पता नहीं। अच्छा, ये 6 और 3 का रिलेशन क्या है, तो सर ये है आपका n स्क्वायर, 6 और 3 में रिलेशन यही है सर, ये इसका हाफ है, तो n/2 का होल क्यूब। इज इट, n का जगह पे 6 रखें तो 6 का आधा 3 और 3 का क्यूब 27। तो यहां पर n का वैल्यू ये सर किसका, तो सर यहां पर n इक्वल टू तो हो जाएगा 14, तो सर ये n स्क्वायर, तो n/2 इसका होल क्यूब, तो n का वैल्यू तो होगा 14, 14 का आधा 7 और 7 का क्यूब कितना होता है सर 343। कहीं है सर, ऑप्शन नंबर डी में है। देखो जो भी सवाल आपके पास हम करवाएं, ठीक है, ये आपका एपीएससी का प्रीवियस ईयर का ही सवाल से लिया हुआ था, किसी एक पर्टिकुलर ईयर से नहीं उठाया हुआ है। रैंडम हर ईयर से हम लोग 1 सवाल 2 सवाल करके करवा रहे हैं। उतना भी टफ नहीं है सर जितना आप समझ रहे हो, इजी है, ट्रस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा आपका मेहनत, थोड़ा सा हमारा गाइडलाइन, थोड़ा हम आपको कोऑपरेट करेंगे, थोड़ा आप हमको कोऑपरेट करेंगे और दोनों मिलकर फोड़ेंगे एग्जाम को, ठीक है। चलो बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए थैंक यू।